चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू करते हैं। और जहाँ तक इकोनॉमिक्स का सवाल रह गया तो इकोनॉमिक्स आपको बीपीएससी प्री के लिए भी और बीपीएससी मेंस के लिए भी दोनों जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखना है कि आपको जो ट्रेडिशनल फॉर्म में इकोनॉमिक्स पढ़ना है इसको भी प्रिपेयर करना है आपको, और जो अप्लाइड या फिर ये कह लीजिए कि आपको जो करेंट है इस पर भी फोकस करना है। आज हम लोग सबसे पहला चीज तो जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं उसका सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की सामान्य परिचय। ट्रांसलेट कर रहा है कलर डीप कलर। दवा के नहीं इसको उठा हाथ में रखना है इस पे। नहीं हाथ में थोड़ा ऊपर से लेता है। अब रखिए उस पर दवाई, उस पर लिखिए जैसे कॉपी पे लिखते हैं। हाँ तो लिख रहे थे एक मिनट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, इसमें सबसे पहला चीज तो इसमें हम लोग को देखना क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, एक टर्म आता है यहाँ पे गांधीवादी अर्थशास्त्र। गांधीवादी अर्थशास्त्र, देखिए जहां तक गांधीवादी अर्थशास्त्र का सवाल रह गया तो गांधीवादी अर्थशास्त्र आपको एक बीपीएससी का अगर हम बात करें तो बीपीएससी में आपको एक थॉट भी पढ़ना है। और थॉट किनका पढ़ना है तो गांधी, नेहरू और टैगोर का। तो जहां तक महात्मा गांधी के थॉट का सवाल रह गया तो महात्मा गांधी का थॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके बीपीएससी में। तो यहाँ पे यहीं पे उस थॉट का एक टॉपिक जो है आपका गांधीवादी अर्थव्यवस्था या गांधीवादी अर्थशास्त्र, इसको हम लोग यहीं पे देख लेंगे। एक चीज यहाँ पे और, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसके बाद अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। इसके बाद अर्थव्यवस्था की विशेषता। देखिए नॉर्मली आप लोग को ये लग रहा होगा कि अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम रियल में कहना चाहें तो एक ऐसा टॉपिक है ये जहां से क्वेश्चन लगभग साल आपको मिलेगा ही मिलेगा, खास करके इकोनॉमिक्स वाला सेक्टर में। तो अब जैसे अगर हम बात करें परिभाषा का तो सबसे पहले आइए परिभाषा में कि अर्थव्यवस्था कहते किसको है। आपको यहाँ बीपीएससी में जो टॉपिक देखना है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। यहाँ पे दो चीज आपको देखना है। सबसे पहला चीज अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में अंतर सबसे पहला समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों में अंतर नहीं समझिएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं परिभाषा। इसको परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो टर्म देखना है,
सबसे पहला अर्थशास्त्र और दूसरा अर्थव्यवस्था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में अगर हम कहना चाहें तो दोनों में कुछ अंतर जरूर है। जैसे अगर हम अर्थशास्त्र को डिफाइन करना चाहें तो अर्थशास्त्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र अध्ययन की वह विधा है जिसके अंतर्गत मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अर्थशास्त्र अध्ययन की वह विधा है जिसके अंतर्गत मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल रह गया, तो अर्थव्यवस्था जो होता है हमारा, ये अर्थशास्त्र का ही व्यावहारिक रूप है। कहने का मतलब ये कि अर्थशास्त्र जो है आपका, ये ट्रेडिशनल है, और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल रह गया, तो ये जो होता है आपका अप्लाइड है। जैसे एक ट्रेडिशनल और अप्लाइड किसको कहेंगे? तो ट्रेडिशनल कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को थ्योरी के रूप में पढ़ना। और अप्लाइड कहने का हमारा मतलब क्या होता है कि अप्लाइड कहने का हमारा मतलब ये होता है कि उस थ्योरी को व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल करना। जैसे आप फिजिक्स में कोई सिद्धांत पढ़ते हैं और उस सिद्धांत का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, मनुष्य के जीवन को सामान्य बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के लिए जो यंत्र या जो उपकरण बनाया जाता है, यही चीज हमारा अप्लाइड कहलाता है। और उसके बारे में जो थ्योरी के रूप में पढ़े हम लोग, ये हमारा सैद्धांतिक हो गया। तो अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पहलू होगा और अर्थव्यवस्था उसी सिद्धांत का व्यावहारिक पहलू होगा। मतलब उसी सिद्धांत का हमको व्यावहारिक जीवन में उपयोग करना है। अब जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल आ गया, तो अर्थव्यवस्था को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो अर्थव्यवस्था को डिफाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है हमारा, ये कृषि, उद्योग और व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यापार, तीनों के अंतर संबंधों के जरिए देश में जो उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन का क्या करना है? हमको दोहन करना है, ठीक है, और नवीन संसाधन का निर्माण करना है। जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ लौह अयस्क मिल रहा है, तो उस लौह अयस्क का क्या करेंगे हम लोग? भाई खनन करेंगे, खनन करके हम उसको निकालेंगे, ठीक है, और उससे हम स्टील बनाएंगे, ठीक है ना। तो खनन करके हम लोग निकाले, फिर उसको हम स्टील प्लांट में लेके जाएंगे, हम उसको पिघलाएंगे, फिर वहां से कच्चा लोहा बनेगा, फिर ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, और तब हम स्टील बनाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि खान से जिस कच्चा लोहा को हम लोग निकाले, ठीक है ना, उसके जरिए हम क्या करेंगे? हम स्टील का निर्माण करेंगे, और उस स्टील का उपयोग हम विभिन्न सेक्टर में करते हैं, जैसे कार वगैरह का बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, या फिर और भी कोई कोई चीज बनाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या कि जो अर्थव्यवस्था है हमारा, ये कृषि, उद्योग और व्यापार, तीनों के अंतर संबंधों के जरिए देश में जो उपलब्ध संसाधन है हमारा, उस उपलब्ध संसाधन का दोहन करता है, और उस उपलब्ध संसाधन के जरिए नवीन संसाधन का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये कि आप यहाँ जिस सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं, उसी सिद्धांत को हमको यहाँ पे इस्तेमाल करके, ठीक है ना, हमको नया नया चीज का फॉर्मेशन करना है, या नया नया हमको तकनीक सीखना है, और उस नया नया तकनीक के जरिए जो हमारा इकोनॉमी है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, उसको हमको मजबूत बनाना है। तो अर्थशास्त्र, ध्यान रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र है आपका, ये सैद्धांतिक पहलू हो गया, और अर्थव्यवस्था जो हो गया आपका, ये आपका व्यावहारिक पहलू हो गया। यही फर्क होता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। और जहां तक दोनों का सवाल रह गया, तो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि दोनों में कोई कोई इंटरलिंक नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक को सिद्धांत के रूप में पढ़ना है, तो दूसरे में हमको व्यवहार के रूप में उसका इस्तेमाल करना है। वैसे उठाते जाएंगे। चलिए, अब हम जो यहाँ पे टॉपिक दिए थे आपको, एक टॉपिक दिए थे गांधीवादी अर्थशास्त्र।
देखिए, अब सबसे पहला चीज यहाँ पे ये उठ जाता है कि गांधीवादी अर्थशास्त्र होता क्या है। जहां तक बीपीएससी मेंस का सवाल रह गया, तो मेंस के लिए जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि गांधीवादी जो विचारधारा है हमारा, ये जो गांधीवादी जो दर्शन है हमारा, उस दर्शन से हर हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछने का संभावना बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि गांधीवादी अर्थशास्त्र होता क्या है। तो जहां तक गांधीवादी अर्थशास्त्र का बात रह गया, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि महात्मा गांधी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। ठीक है, तो जब गांधी जी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, ठीक है ना, तो गांधीवादी अर्थशास्त्र आया कहां से। ठीक है, तो जहां तक महात्मा गांधी का सवाल रह गया, तो महात्मा गांधी जो थे ये करते क्या थे कि भाई अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ विचार था इनका। ठीक है, ये विचार ऐसा नहीं कि भाई एक दर्शन के रूप में कोई पुस्तक लिख के रखे हैं इसके लिए, बल्कि हकीकत तो ये है कि जो अलग अलग जो बैठक वगैरह होता था, या जो उनका जो भाषण वगैरह जो होता था, या जो उनका लेख वगैरह होता था, ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था के संबंध में जो अपने अलग अलग जो विचार प्रस्तुत किए, ठीक है ना, उन्हीं विचारों का जो संकलन है हमारा, यही संकलन हमारा गांधीवादी अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, जहां तक गांधीवादी अर्थशास्त्र का सवाल रह गया, ठीक है, तो गांधीवादी अर्थशास्त्र दिया गया किस समय में, तो दिया गया उस समय में जब कहीं ना कहीं कम्युनिज्म या फिर मार्क्सवादी जो विचारधारा होता है हमारा, उस मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। देखिए, जहां तक मार्क्सवादी विचारधारा का सवाल रह गया, तो मार्क्स का जो विचारधारा था, ये विचारधारा कहीं ना कहीं समाज को दो वर्ग में बांट देता है। एक तरफ पूंजीपति है और दूसरा तरफ श्रमिक है। कहने का मतलब ये कि मार्क्स का जो विचारधारा है, उस मार्क्स के विचारधारा में समाज को दो वर्ग में बांटा गया। एक को पूंजीपति कह रहे हैं जिसके पास पूंजी है, और दूसरा को हम श्रमिक कह रहे हैं जिसके पास श्रम है। ये पूंजीपति को बुर्जुआ भी कहता है, और ये श्रमिक को सबहारा कहता है। अब अगर हम मार्क्स के विचारधारा को देखें, तो मार्क्स का जो विचारधारा था, उस विचारधारा में, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं श्रमिक का जो तानाशाही है, इस तानाशाही को स्थापित करना चाहता था ये। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि मार्क्स का जो सहानुभूति था, ये सहानुभूति किसके साथ था, तो श्रमिक वर्ग के साथ। और जहां तक पूंजीपति वर्ग का सवाल रह गया, ये पूंजीपति वर्ग का या निजी पूंजी का घोर विरोधी था। ठीक है ना, और इसी क्रम में श्रमिक और पूंजीपति के बीच एक संघर्ष की प्रक्रिया का शुरुआत करता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि मार्क्स का जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि श्रमिक और पूंजीपति के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। ठीक है, और जब भी समाज में संघर्ष होगा, जब समाज में स्थिरता नहीं होगा, ठीक है ना, तो वैसे समय में समाज का व्यवस्थित होना या समाज का विकसित होना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो जहां तक महात्मा गांधी का सवाल रह गया, तो महात्मा गांधी इसी वर्ग संघर्ष को रोकना चाहते थे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि भाई महात्मा गांधी ये चाहते थे कि समाज जो है हमारा, उसका संतुलित विकास हो। ठीक है ना, और समाज में जो संघर्ष का जो नौबत है हमारा, ये नौबत ना आ पाए। क्योंकि अगर ऐसा 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 इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर समाज में रक्त रंजित संघर्ष या फिर अगर हिंसा होता है, ठीक है ना, तो उस समाज का जो व्यवस्थित विकास है, ये व्यवस्थित विकास अवरुद्ध हो जाता है। और वैसा परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो सामाजिक विकास का जो प्रक्रिया है हमारा, ये अवरुद्ध होगा। ठीक है ना, तो इसी को रोकने के लिए महात्मा गांधी यहाँ पे एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप, ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यासवाद का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे आप लोगों को गांधी का दर्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था का टॉपिक देख रहे हैं, और उस अर्थव्यवस्था के टॉपिक में जो जो चीज आएगा हम उसी को देखेंगे। ठीक है ना, बल्कि जो आपका जो थॉट वाला जो टॉपिक है, गांधी नेहरू टैगोर का जो थॉट है, ये आप लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब जहां तक सवाल रह गया कि मार्क्स क्या कह रहा है कि पूंजीपति या बुर्जुआ और श्रमिक मतलब सर्वहारा, दोनों के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। और उस संघर्ष में मार्क्स का सहानुभूति किसके साथ है, तो श्रमिक वर्ग के साथ।
ठीक है ना। तो जहां तक गांधी जी का सवाल रह गया या गांधी जी का जहां तक विचार का बात रह गया, तो गांधी जी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। ठीक है ना। गांधी जी का यह मानना था कि समाज के व्यवस्थित विकास के लिए जो वर्ग संघर्ष का प्रक्रिया है हमारा, उस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर हम मार्क्स का बात करें, तो मार्क्स जिस तानाशाही व्यवस्था या जिस श्रमिक तानाशाही व्यवस्था का निर्माण करता है, वो व्यवस्था हमारा क्या है, वर्ग रहित है। मतलब मार्क्स इस संघर्ष के जरिए एक ऐसे समाज का, ये कैसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिस संघर्ष में वर्ग नहीं होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको। ठीक है ना। जैसे आप कहीं पे देखते भी होंगे कि बगल में एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा है और उस बड़े से बिल्डिंग के बगल में एक छोटा सा झोपड़ा खड़ा है। ठीक है। कहने का मतलब क्या, कि दोनों के बीच जो गैप देख रहे हैं, जो अंतराल देख रहे हैं, वो ये अंतराल कितना है, कि एक व्यक्ति जो बड़े से बिल्डिंग में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति जो उस बिल्डिंग के बगल में बने हुए झोपड़े में रह रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ जो गैपिंग आ रहा है, यही गैपिंग क्या है, अलग अलग वर्ग का निर्माण करता है। ठीक है। और जहां तक मास का सवाल रह गया, तो मासवादी जो व्यवस्था है हमारा, उस व्यवस्था के अंत में एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पे हर व्यक्ति एक समान होगा, न कोई ऊंच नीच का भेदभाव होगा, न अमीर गरीब का भेदभाव होगा। ठीक है ना। न जात पात का भेदभाव होगा, मतलब हर व्यक्ति हर तरह से बराबर होगा। ठीक है ना। मतलब जो समाज जो अंत में बनेगा हमारा, ये समाज हमारा हर तरह से वर्ग रहित बनेगा। ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह का कोई अस्तर नहीं होगा। मतलब अगर एक खेत में अगर एक आम व्यक्ति काम करेगा, तो उसके बगल में बैठ के मुकेश अंबानी का बेटा को भी काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, कि मुकेश अंबानी के बेटा का जो वर्ग होगा हमारा, उसी वर्ग में एक साधारण सा जो मजदूर है हमारा, उसके बेटा का वर्ग होगा। जब दोनों में इक्वलिटी आ जाए, दोनों में बराबरी आ जाए, ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसा परिस्थिति में जो वर्ग का जो कंसेप्ट होता है हमारा, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है। अगर हम गांधी जी को देखें, तो जहां तक गांधी का सवाल रह गया, तो गांधी का जो विचारधारा था, यह विचारधारा भी कहीं ना कहीं वर्ग रहित समाज ही था। ठीक है। लेकिन अब यहां पे आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि अगर गांधी जी कहते हैं वर्ग रहित समाज का स्थापना होना चाहिए, ठीक है ना, भाई ऊंच नीच जहां पे नहीं होना चाहिए, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहां किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो दर्शन है गांधी का, ये दर्शन मार्क्सवाद के समान है। ठीक है। बल्कि हकीकत यह है कि गांधी के दर्शन में और मार्क्स के दर्शन में कुछ मूलभूत आपको अंतर दिखाई देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मार्क्स जो है हमारा, ये क्या करवाता है, वर्ग संघर्ष करवाता है। और गांधी जो थे, ठीक है ना, ये वर्ग संघर्ष के घोर विरोधी थे। ठीक है। तो ऐसा परिस्थिति में अगर हम दोनों को अलग अलग करके देखें, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मार्क्स और गांधी में कुछ मूलभूत अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है। और इस ये जो अंतर है हमारा, इस अंतर में सबसे प्रमुख अंतर हमारा क्या है, तो भाई एक जगह पे वर्ग संघर्ष है और दूसरे जगह पे वर्ग संघर्ष को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब जो मार्क्स है हमारा, ये वर्ग संघर्ष को मान रहा है, लेकिन जो महात्मा गांधी है हमारे, ये वर्ग संघर्ष को नहीं मानने वालों में से है। ठीक है ना। तो अब जहां तक महात्मा गांधी का सवाल रहेगा, तो गांधी जी जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत लेके आए हमारे सामने, ठीक है ना, ये सिद्धांत इसी वर्ग संघर्ष को रोकता है। ठीक है। अब इस सिद्धांत में है क्या, तो इस सिद्धांत में ये इस सिद्धांत आप जैसे नॉर्मली हम आपको ये भी बताए, ठीक है ना, कि समाज में स्तरीकरण बहुत ज्यादा है। एक तरफ आपका मुकेश अंबानी है या अंबानी परिवार है, जिसके पास हजारों करोड़ का संपत्ति है, और एक तरफ जो हमारे समाज में रिक्शा चालक है, जो ठेला चला रहा है, ठीक है ना, या जो समाज के सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है ना। दोनों में जो अंतर है, ये अंतर बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब जहां तक सवाल रह गया कि एक व्यक्ति जिसके पास अथाह धनराशि है और दूसरा व्यक्ति जो 2 टाइम खाने के लिए तरस रहा है, ठीक है ना, तो अब सबसे बड़ा चीज, तो इसमें बराबरी आए कैसे। ठीक है ना। और इसी बराबरी को लाने के लिए जहां तक गांधी जी का सवाल रह गया, तो गांधी जी अपना ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे दोनों दोनों फॉर्म में देखना है। जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है क्या, आपको इसको भी जानना है। ठीक है ना। और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है ना, आपको इसको भी जानना है। क्या कि अगर बीपीएससी का हम बात करें, खास करके मेंस का, ठीक है ना, तो मेंस में क्वेश्चन का दोनों फॉर्मेट हो सकता है आपको। ठीक है। आपको सीधे सीधे ट्रस्टीशिप के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ट्रस्टीशिप का जो वर्तमान जो प्रासंगिकता है हमारा, ठीक है ना, उस प्रासंगिकता से जोड़ के भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जहां तक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का सवाल रह गया, तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार गांधी जी का यह कहना था,
ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार गांधी जी का यह कहना था कि समाज में जो पूंजीपति वर्ग है हमारा, ठीक है ना, ये पूंजी का स्वामी नहीं है। मतलब जो पूंजीपति है ये पूंजी का स्वामी नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ये पूंजी का स्वामी नहीं होगा और इसके पास पूंजी है तो ये है क्या? ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि गांधी जी का ये कहना था कि जो पूंजीपति है हमारा, ये इसके पास जो पूंजी है ये उस पूंजी का स्वामी नहीं है, बल्कि है क्या? तो ट्रस्टी है। ठीक है ना, या हिंदी में कह लीजिए निवासी। जैसे आज के डेट में आप लोग बहुत सारा ट्रस्ट का नाम सुनते होंगे। ठीक है, ये ट्रस्ट का जो संपत्ति होता है ये व्यक्तिगत खर्च के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट के पास जो संपत्ति है उस ट्रस्ट के मेंबर के लिए या ट्रस्ट के अध्यक्ष के व्यक्तिगत खर्च के लिए है, बल्कि हकीकत ये है कि ट्रस्ट जिस मकसद से बनाया गया है उस मकसद पर खर्च करने के लिए ही ट्रस्ट का संपत्ति होता है। ठीक है ना, जैसे आपको कोई व्यक्ति अगर किसी ट्रस्ट को फंड करता है, ठीक है, तो ये फंड इसलिए नहीं कर रहा है कि जो ट्रस्ट का मेंबर है भाई उसका आजीविका चलेगा, बल्कि हकीकत तो ये है कि जो ट्रस्ट का जो फंड करने वाला जो व्यक्ति है ये इसलिए फंड करता है, ठीक है ना, कि उसका जो फंड है उस फंड का खर्च कहां होगा? तो समाज पर होगा। ठीक है ना, तो गांधी जी का यह कहना था कि भाई जो पूंजीपति होता है ना ये पूंजी का स्वामी नहीं होता है, बल्कि उस पूंजी का क्या होता है? ट्रस्टी होता है। ठीक है, और जहां तक पूंजीपति का सवाल रह गया तो पूंजीपति के लिए यह आवश्यक है कि जब जब समाज को आवश्यकता होगा, ठीक है, या जिस जिस रूप में भी समाज को पूंजी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ये पूंजीपति करेगा क्या? भाई इसके पास जो अतिरिक्त पूंजी है, ठीक है ना, उस अतिरिक्त पूंजी को वो समाज के ऊपर खर्च करेगा। मतलब जो पूंजीपति है ये पूंजी को कहां खर्च करेगा? तो समाज के ऊपर खर्च करेगा। अब समाज में खर्च करने के लिए कई जगह हो सकता है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, आप शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं, आप गरीबी दूर करने के लिए खर्च कर सकते हैं, मातृ शिशु कल्याण के लिए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप किस रूप में खर्च कीजिएगा, मतलब जिस रूप में समाज को आवश्यकता है, ठीक है ना, आपको उसी रूप में उस संपत्ति को खर्च करना है। देखिए गांधी जी का यहाँ पे स्पष्ट कहना था कि पूंजीपति के पास जो पूंजी है, ठीक है ना, भाई उसमें से उसका जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, ठीक है, ये तो वो खर्च करेगा ही करेगा, लेकिन उस व्यक्तिगत उपयोग के बाद जो उसके पास जो पूंजी बचा हुआ है ये पूंजी उसका अपना नहीं है, बल्कि वो पूंजी किसका है? समाज का है। ठीक है, और ये खर्च किसके ऊपर करना है? तो समाज के ऊपर करना है। ठीक है ना, नेचुरल है कि जब पूंजीपति जो है हमारा ये आवश्यकता से अधिक इसके पास जो पूंजी है, अगर उस पूंजी को अगर वो समाज के ऊपर खर्च करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो समाज का हितैषी बन जाएगा, समाज का नेतृत्वकर्ता बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा परिस्थिति में, ठीक है, कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच, ठीक है ना, जो संघर्ष का जो प्रक्रिया है हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर पूंजीपति अपने पूंजी को समाज के ऊपर ही खर्च करना शुरू कर दे, ठीक है ना, तो श्रमिक वर्ग है या जो बाकी जो अन्य वर्ग है हमारा उसका पूंजीपति वर्ग से संघर्ष क्यों होगा? ठीक है, और जब यही इसी चीज को रोकना है हमको, एक तो इससे समाज का व्यवस्थित विकास भी हो सकता है, और दूसरा चीज यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि समाज के व्यवस्थित विकास के साथ साथ, ठीक है ना, कि जो वर्ग संघर्ष का प्रक्रिया है हमारा हम इसको भी रोक सकते हैं। ठीक है, अब जहां तक अगर हम गांधी जी को देखें तो गांधी जी का एक विशेषता ये था, गांधी जी का ये कहना था कि भाई भारत की आत्मा गांव में बसती है। ठीक है, और हकीकत ये भी था कि अगर हम 1947 से पहले चल के देखें तो लगभग 90% आबादी हमारा गांव में रहता था। ठीक है, और जहां तक गांव ग्रामीण क्षेत्र का सवाल रह गया तो ग्रामीण क्षेत्र हमारा कई समस्याओं से ग्रसित था, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, मतलब इस तरह का कई समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान था। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस तरह का समस्या शहर में नहीं है या शहर में नहीं था उस समय, ठीक है ना, लेकिन अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो शहरी क्षेत्र के तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्र होता है हमारा, ठीक है ना, वहां पे इस तरह का समस्या हमारे सामने अधिक था। ठीक है ना, तो ऐसा परिस्थिति में गांधी जी का ये कहना कि भाई हमको हमको कहीं ना कहीं देश का औद्योगिक विकास करना है। अब देश में हम औद्योगिक विकास करेंगे तो करेंगे किस तरह का? ठीक है, तो हम सबसे पहला चीज हम श्रम बहुल उद्योग का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसा उद्योग जिसमें श्रम का आवश्यकता अधिक होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे गांधी जी का कहने का मतलब ये कि जो लघु और जो कुटीर उद्योग होता है हमारा, ये जो घरेलू उद्योग होता है हमारा, ठीक है ना, गांधी जी का इस पर जोर अधिक था।
ठीक है। और ऐसा परिस्थिति में जो महात्मा गांधी थे ये लघु और घरेलू उद्योग के समर्थक थे। क्या? क्योंकि लघु और जो घरेलू उद्योग होता है हमारा ये श्रम बहुल उद्योग होता है, ठीक है ना। इसके जरिए हम अधिक से अधिक व्यक्ति को रोजगार में संलग्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो समाज का जो निचला वर्ग है हमारा, ठीक है, जो कि विकास के प्रक्रिया में छूट चुका है, ठीक है, उस वर्ग को हम रोजगार भी दे पाएंगे और रोजगार के जरिए उस व्यक्ति का आमदनी बढ़ेगा। और अब जब आमदनी बढ़ेगा तो नेचुरल है कि वो गरीबी रेखा से या गरीबी के सीमा से बाहर निकलेगा। कहने का मतलब ये कि ये गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण उपाय है हमारे सामने। तो गांधी जी का जहां तक सवाल रह गया, तो गांधी जी श्रम बहुल या लघु और या घरेलू उद्योग के समर्थक थे। जैसे आप लोग, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुटीर उद्योग का, तो कुटीर उद्योग किसको कहते हैं हम लोग? आवाज नहीं आता है, हेलो, पूछेंगे कुछ। लघु उद्योग समझते हैं आप लोग? घर कुटीर उद्योग इसको ऊपर कैसे करेंगे? डिक्टेट करा देंगे सब परिभाषा। हाँ वही कर रहे हैं। कुटीर उद्योग, देखिए अगर हम भारत का बात करें, ठीक है, तो भारत हमारा आजाद कब हुआ? 1947 में। ये 1947 में हमारा देश आजाद होता है, ठीक है। और इसके ठीक एक साल बाद मतलब 1948 में भारत का पहला औद्योगिक नीति जारी किया जाता है, ठीक है ना। और जहां तक इस औद्योगिक नीति का सवाल रह गया, तो इस औद्योगिक नीति में जो उद्योग वर्ग है हमारा, जो उद्योग जगत है हमारा, इसको 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है ना। और इसी के नियमन के लिए जहां पे जो अधिनियम जो हमारा जो आया, जो औद्योगिक नीति आया हमारा 1948 में, ठीक है, इसको लागू करने के लिए, इसके नियमन के लिए 1951 में एक अधिनियम बना पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कहते हैं, ठीक है। और इसी अधिनियम के जरिए हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रणाली का शुरुआत होता है। लाइसेंसिंग प्रणाली कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई नया उद्योग खोलना है या जो वर्तमान जो उद्योग चल रहा है जो कि निजी पूंजीपति का है, ठीक है, और उस उद्योग में अगर किसी भी प्रकार का विस्तार करना है, मतलब नवीन उद्योग स्थापित करना, और दूसरा वर्तमान उद्योग, अगर दोनों में से कुछ भी करना है आपको, ठीक है ना, तो उसके लिए सरकार का अनुमति या सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। इसी को हम लोग लाइसेंसिंग प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसको एक अलग टॉपिक के रूप में भी देखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है ना। तो लाइसेंसिंग प्रणाली कहने का मतलब ये होता है कि 1951 में 1948 के औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए सन 1951 में पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम लाया गया। और उसी अधिनियम के जरिए अगर हम कहें तो भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली का शुरुआत होता है, ठीक है ना। भाई यहाँ पे अगर हम बात करें इस अधिनियम में, ठीक है, तो इस अधिनियम में कुछ उद्योग हमारा ऐसा था जिसको लाइसेंस से छूट था, मतलब जिसके लिए लाइसेंस का कोई आवश्यकता नहीं होता था। मतलब इसको ऐसा नहीं कि सरकार से पहले परमिशन लेना पड़ेगा या सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम उद्योग स्थापित कर पाएंगे, ठीक है ना, या फिर हम उसमें कोई विस्तार कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 1951 में जो हमारा जो पॉलिसी बना, जो हमारा कानून बना, ठीक है, उस कानून में जिसको लाइसेंस से छूट दिया गया, ठीक है, इसी को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। इसी कुटीर उद्योग को, जहां तक पीसी महालनोबिस का सवाल रह गया, पीसी महालनोबिस, तो पीसी महालनोबिस साहब जो थे, ठीक है ना, इसी को ये हस्त उद्योग कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग सामान्य भाषा में
कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है ना। तो हस्त उद्योग या फिर घरेलू उद्योग या फिर कुटीर उद्योग, ठीक है ना, ये एक ही चीज होता है, ठीक है। ये ऐसा उद्योग होता है हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होता है। ये कहाँ स्थापित होता है? ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो काम होता है, ठीक है ना, ये बाहरी श्रमिकों में इसमें संलग्न नहीं करते हैं, हम इसमें बाहरी श्रमिक को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना। बल्कि हकीकत ये है कि भाई इस उद्योग में, ये जो उद्योग होता है हमारा, ये परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, भाई गांव वगैरह में बहुत सारा लोग ऐसा मिलेगा आपको जो कि मोमबत्ती वगैरह का निर्माण करता है, ठीक है। उस गांव वगैरह में कुछ लोग आपको ऐसा मिलेगा जो अचार वगैरह बना के बेच रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कैटेगरी है हमारा, यही कैटेगरी हमारा क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग कहलाता है, ठीक है ना। तो कुटीर उद्योग जो होता है ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होगा, ठीक है। इसका दूसरा विशेषता क्या होगा? तो इसमें बाहरी श्रमिक की आवश्यकता नहीं होगा, बल्कि जो परिवार का जो मेंबर है, इस परिवार के मेंबर के द्वारा आपसी सहयोग से ये चलाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो काम होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो श्रम होता है ये परिवार का लोग मिलकर करता है, यही आपका कुटीर उद्योग कहला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम जो बता रहे थे आप लोग को, गांधीवादी अर्थशास्त्र, इसी में थ्योरी लिए हम लोग न्यास। अब अगर हम इसके प्रासंगिकता का बात करते हैं, ठीक है, तो एक शब्द सुनते होंगे आप लोग यहाँ पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको शॉर्ट में हम लोग CSR कहते हैं। सी से कॉर्पोरेट, एस से सोशल, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब सबसे बड़ा चीज कि भाई जिस तरह से 2014 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू किया गया भारत में, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं गांधीवादी अर्थशास्त्र या जो गांधीवादी अर्थशास्त्र है हमारा, ठीक है, उसको लागू करने के लिए है या फिर ये है क्या रियल में, ठीक है ना। तो देखिए अब जहां तक सवाल रह गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दोनों जगह काम आएगा, एक तो अलग टॉपिक के रूप में भी काम आएगा आपके लिए, और दूसरा चीज जो गांधीवादी अर्थशास्त्र होता है, अगर इसके प्रासंगिकता से जोड़ के अगर सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो चीज है आपका ये काम आएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये उठ जाता है कि भाई जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता क्या है, ठीक है। तो 2014 में जो नियम हमारे यहां लागू होता है खास भारत में, ठीक है ना, उस नियम में क्या कहा गया कि अगर कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, या फिर उसका जो आय है 1000 करोड़ है, या जो संपत्ति कह लीजिए, या फिर शुद्ध लाभ इसका 5, ठीक है। तो उसी कंपनी पर ये चीज लागू होता है, ठीक है। इसको दो रूप में समझिए आप लोग। सबसे पहला चीज तो ये यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर कितना है 500 करोड़, ठीक है, भाई उसका आय कितना है 1000 करोड़, शुद्ध लाभ कितना है तो 5 करोड़, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी है आपका, इस कंपनी के लिए ये आवश्यक है, ठीक है ना, कि 3 साल का जो औसत लाभ है, इसका 3 साल का जो औसत लाभ होगा, उस औसत लाभ का 2%, ठीक है ना, इसको सामाजिक व्यय करना है, मतलब समाज के ऊपर खर्च करना है। तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो अनिवार्य किया गया कि कोई अगर इस तरह का कंपनी है, ठीक है, तो इस तरह के कंपनी का जो 3 साल का जो औसत शुद्ध लाभ है, ठीक है, उस शुद्ध लाभ का कम से कम 2% आपको समाज के ऊपर खर्च करना आवश्यक होगा, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब सबसे पहला चीज हमको ये समझना चाहिए कि जहां तक गांधी जी का सवाल रह गया
ठीक है ना। तो गांधी जी का तो 1948 में ही हत्या हो जाता है। ठीक है, तो अब जहां तक गांधी जी का सवाल रह गया, तो ये जो सिद्धांत हमारा प्रस्तुत किया गया, न्यासवाद का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना, ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि ये तब ही प्रस्तुत किया गया था गांधी जी के द्वारा जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास पर थे, ठीक है ना, या जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे, ठीक है ना। और जहां तक अगर हम यहां से चल के देखें, ठीक है, तो जो सीएसआर का जो कंसेप्ट हमारा लाया गया, ठीक है, तो गांधी के इस कंसेप्ट के लगभग 100 साल के बाद आया। अब सबसे बड़ा चीज कि ये जो लागू हुआ, ये लागू किस लिए हुआ, तो जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था था, जो गांधीवादी अर्थशास्त्र का जो कंसेप्ट था हमारा, उस कंसेप्ट को लागू करने के लिए हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम व्यवहार में कहना चाहें, तो व्यवहार में हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है हमारा, ठीक है, अगर ये कंपनी अपने मन से या खुद 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 के अनुसार अगर गांधीवादी अर्थशास्त्र का अगर पालन करता, ठीक है, तो सरकार को कानून बना के या नियम बना के, ठीक है ना, इस तरह की प्रक्रिया को लागू करने का आवश्यकता नहीं रह जाता। मतलब यहाँ पे अगर हम ठेठ में कहना चाहें, तो ठेठ में हम इतना कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई जो सरकार थी, ये सरकार मजबूर हो चुकी थी। कंपनी का जो रवैया था या कंपनी का जो व्यवहार था, उस व्यवहार के जरिए सरकार यहाँ मजबूर हो चुकी थी, ठीक है ना, कि भाई जो कंपनी है अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ नहीं रहा है, ठीक है, तो अब उसको उस उत्तरदायित्व को समझने के लिए जरूरी है कि एक कानून बनाया जाए और कानून बना के कंपनी के द्वारा उसका पालन करवाया जाए, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज है, कुछ कंपनी ऐसा जो शुरू से ही गांधी के इस विचारधारा को पालन करते रहा, जैसे आपका टाटा हो गया, ठीक है, या फिर आपका जैसे विप्रो विप्रो वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो कंपनी है, इस तरह का कंपनी शुरुआत से ही, ठीक है ना, गांधी के इस विचारधारा को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जहां तक कुछ सेक्टर हमारा ऐसा भी है, जैसे आप लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो कंपनी है, ठीक है ना, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं समझ रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा कंपनी के लिए जरूरी था कि इस कंपनी पर भी कानून के जरिए या फिर नियम के जरिए दबाव बनाया जाए, ठीक है ना, ताकि वो भी समाज के ऊपर जो उसका जो समाज का हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसको वो खर्च कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ सीएसआर लाया गया। यहाँ पे सीएसआर लाने का एक मकसद हमारा ये भी था कि कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी रियल में करता क्या है, तो कंपनी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है, ठीक है, और इस प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए, ठीक है ना, लाभ अर्जित करता है, ठीक है। अब कंपनी के लाभ में होता क्या है कि भाई पर्यावरण का क्षरण होता है, ठीक है, हवा का प्रदूषण होता है, जल का प्रदूषण होता है, ठीक है, या फिर वन का वगैरह का विनाश होता है। इसका जो नुकसान होता है, इस नुकसान को सहता कौन है, समाज। जैसे मान लेते हैं कि पटना में अगर कोई फैक्ट्री खोल दिया जाए, ठीक है ना, और पटना में अगर फैक्ट्री खोल दिया जाए और उस फैक्ट्री से भाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, तो भाई पर्यावरण का जो नुकसान पहुंच रहा है, ये नुकसान होगा किसको, तो भाई पटना में रहने वाली जो जनता है हमारी, ठीक है, उस जनता को नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पे लाभ कौन कमाया, कंपनी, लेकिन नुकसान कौन सा, तो समाज। यहाँ पे लाभ कमा रहा है कंपनी और नुकसान कौन सा रहा है, तो समाज, ठीक है ना। तो अभी ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, ठीक है, ये इसी नुकसान का भरपाई करता है, ठीक है ना। मतलब समाज को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का भरपाई करना ही इसका दायित्व है, ठीक है ना। तो और इसीलिए यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, उसी नुकसान के एवज में सरकार के द्वारा जो 2014 में नियम बनाया गया, ठीक है, उस नियम में यह कहा गया कि कंपनी को अपने लाभ का, ठीक है ना, कम से कम सामाजिक क्षेत्र में खर्च करना आवश्यक होगा। ये इसी नुकसान का भरपाई था, ठीक है ना। और जहां तक सवाल रह गया कि अगर कंपनी रियल में गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात करता या गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करता, तो सरकार के लिए जरूरी नहीं था कि सरकार इस तरह का कानून बनाए या सरकार इस तरह का कोई नियम बनाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर अगर सरकार को दबाव बनाना पड़ रहा है, तो मतलब स्पष्ट है कि कंपनी इस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या कंपनी अपने दायित्व को स्वीकार नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में कहीं ना कहीं सरकार भी मजबूर हो जाती है भाई नियम बनाने के लिए, और यही नियम यहाँ पे बनाया गया, ठीक है ना। तो जहां तक प्रासंगिकता वाला टॉपिक का सवाल रह गया, ठीक है ना, तो प्रासंगिकता वाला टॉपिक में आप जरूर ऐड करेंगे।
ठीक है। और जहां तक एग्जाम्पल वगैरह का सवाल रह गया, तो टाटा वगैरह का या विप्रो वगैरह का, ठीक है ना, तो इस तरह का एग्जाम्पल भी है भाई। मोटा मोटी अगर हम मान के चले तो लगभग 5% जो पूंजीपति है हमारा, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं स्वेच्छा से या अपनी मर्जी से, ठीक है, ये गांधी के इस विचारधारा को फॉलो करता है। लेकिन 95% जो उद्योग जगत था हमारा, ठीक है ना, ये गांधी के इस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है। तो 5% जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये तो समाज के ऊपर भाई नियम रहे अथवा ना रहे, ये तो खर्च कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन 95% जो कंपनी जो अपने सामाजिक दायित्व को नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, तो इस पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह का नियम बनाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया, ये नियम इसी के अनुरूप था, ठीक है। तो ऐसा परिस्थिति में आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि भाई जो प्रासंगिकता वाला जो टॉपिक है आपका, ठीक है ना, ये प्रासंगिकता वाला टॉपिक को आप यहाँ पे प्रासंगिकता वाला टॉपिक में इस चीज को आप लोग यहाँ पे जरूर ऐड करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको आगे भी देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो एक टॉपिक आपका आ जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है हमारा, ये अर्थव्यवस्था का शुरुआती टॉपिक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से प्रश्न पूछने का संभावना हर हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इस रूप में हमको तैयार नहीं करना है कि हम इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं या हम इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि इस टॉपिक को आपको दोनों एंगल से सीखने के लिए भी, ठीक है, और इस सीखने के साथ साथ, ठीक है ना, मेंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन भी लगभग साल मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब सबसे पहला चीज कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, नॉर्मली अगर हम एक सिंपली वे में देखें तो आप लोग सिंपली वे में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का कितना क्षेत्रक होता है? 3 क्षेत्रक, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक होता है और तृतीयक। अब इस 3 क्षेत्र के बाद अगर हम देखें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन 3 क्षेत्र के बाद देखें तो कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को 2 चीज और मिल जाएगा, और एक पंचक क्षेत्रक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सबसे पहला अगर हम इसमें आए कि प्राथमिक क्षेत्रक, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है हमारा? तो प्राथमिक क्षेत्रक कहने का हमारा मतलब ये होता है कि भाई मनुष्य यदि अपने आवश्यकता का पूर्ति, ठीक है ना, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग के जरिए करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के जरिए सीधे सीधे तौर पर कर रहा है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करना है आपको? प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग करना है। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, एक किसान कृषि करता है। जब किसान कृषि करता है तो उस कृषि में भाई बहुत सारा फसल उग जाता है। वो चावल उपजा सकता है, गेहूं उपजा सकता है, अरहर उपजा सकता है, मसूर उपजा सकता है, चना उपजा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कृषक जो कृषि किया, ठीक है ना, और उस कृषि में जो अलग अलग जो अन्न को उपजाया, ठीक है ना, उस अन्न को वो सीधा इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई किसान है हमारा, ये चावल का खेती करता है, ठीक है ना, और वो चावल का सीधा उपयोग करेगा, चावल का रूप नहीं बदलेगा वो, ठीक है, बल्कि उस चावल को सीधे सीधे भात बनाएगा और भात बना के उसका उपयोग करेगा, ठीक है ना। तो जहां पे भी आप प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, यही हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है। इस प्राथमिक क्षेत्रक में अगर हम देखें तो जैसे आपका कृषि हो गया, आपका पशुपालन हो गया, आपका खनन, इसके बाद इसके बाद अगर हम देखें तो मत्स्यन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो गतिविधि है हमारा, यही गतिविधि हमारा क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्रक,
ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्रक में मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है भाई, प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग के जरिए करता है। तो जहां जहां पे आप प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, इसी क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मत्स्यन है, ठीक है भाई, वन से विभिन्न वस्तुओं का संग्रहण है, ठीक है ना भाई, पशुचारण है। तो इस तरह का जो गतिविधि है आपका, ये गतिविधि आपका सीधे सीधे प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम विश्व स्तर पर देखना चाहें, तो विश्व स्तर पर, ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र में जो लगा हुआ लोग है, ठीक है ना, ये लगभग विश्व के हर देश में दिखाई देगा आपको, या विश्व के हर महाद्वीप में दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो आपका एशिया महाद्वीप हो गया, आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है, आपका उत्तर ध्रुवीय प्रदेश हो गया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में, ठीक है ना भाई, इसका जो प्रभाव है ये सर्वाधिक है। मतलब एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है ना। तो इन इन क्षेत्रों में अगर हम देखें, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ जो लोग है हमारा, उसका संख्या सर्वाधिक होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, जैसे अगर हम भारत का बात करते हैं, तो भाई भारत के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ लगभग 52% आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों से, या कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ जो गतिविधि है हमारा, उसके जरिए अपना आजीविका प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम भारत का ही बात करें, तो भारत में 52% से भी अधिक आबादी कृषि से ही अपना आजीविका प्राप्त कर रहा है। मतलब भाई भारत का जो अधिकांश आबादी है हमारा, ये कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र में ही संलग्न है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए द्वितीय क्षेत्र। देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में क्या कर रहे थे कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन था, उस प्राकृतिक संसाधन का हम लोग सीधा उपयोग कर रहे थे। लेकिन जहां तक द्वितीय क्षेत्र का सवाल रह गया, तो द्वितीय क्षेत्र में हम लोग प्राकृतिक संसाधन का सीधा इस्तेमाल नहीं करेंगे, या सीधा उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसके रूप में परिवर्तन करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक किसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, वो अपने खेत में क्या किया, गेहूं उपजाया। वो गेहूं कहां जाएगा, फ्लोर मिल के पास। और फ्लोर मिल क्या करेगा, वो गेहूं नहीं बेचेगा, बल्कि उस गेहूं से वो आटा बनाएगा, उसी से वो मैदा बनाएगा, उसी से वो सूजी बनाएगा, ठीक है, और अलग अलग रूप में इसका व्यापार करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या कि भाई यहाँ पे जो द्वितीय क्षेत्रक है हमारा, उस द्वितीय क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधन का हमको सीधा उपयोग नहीं करना है, बल्कि उस जो प्राकृतिक तौर पर जो वस्तु हमको प्राप्त हो रहा है, उसके रूप में हमको परिवर्तन करके उसका उपयोग करना है, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है हमारा, ये प्रक्रिया होगा कहां, तो भाई फैक्ट्री में। मतलब रूप परिवर्तन हम करेंगे कहां, तो रूप परिवर्तन तो फैक्ट्री में ही होगा ना। जैसे मान लेते हैं भाई गेहूं से आटा पिसा रहा है, तो फ्लोर मिल तो कहीं ना कहीं होगा ना। फ्लोर मिल है हमारा, या जो आटा का जो मिल है हमारा, उसी मिल में ये गतिविधि होगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि जो जो औद्योगिक क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मतलब द्वितीय क्षेत्र ही आपका औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में क्या कर रहे थे हम लोग, प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग कर रहे थे। और जहां तक द्वितीय क्षेत्र का सवाल रह गया, तो प्राकृतिक संसाधन का सीधा उपयोग ना करके हम उसके रूप में परिवर्तन करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जहां पे रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, प्राथमिक क्षेत्र है, और जहां रूप में परिवर्तन हो गया, वो हमारा द्वितीय क्षेत्र है। इसी तरह से तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र किसको कहेंगे, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जहां तक सवाल रह गया कि जो सेवा क्षेत्र है हमारा, ये सेवा क्षेत्र हमारा क्या है, तृतीय क्षेत्र है। यहाँ पे अगर हम इसको परिभाषा के रूप में कहना चाहें, तो परिभाषा के रूप में हम लोग क्या कहेंगे कि तृतीय क्षेत्र में संलग्न जो श्रमिक होता है,
मतलब तृतीय क्षेत्रक में जो लगा हुआ श्रमिक है हमारा, ठीक है, ये उत्पादन के क्रिया में सीधा भाग नहीं लेता है। मतलब उत्पादन में ये सीधा भाग नहीं लेगा, बल्कि करेगा क्या, तो भाई इसके पास जो कुशलता है, जो कार्य कुशलता है इसका, ठीक है ना, इसी कार्य कुशलता के जरिए, ये अपने कार्य कुशलता के जरिए उत्पादन में वृद्धि करता है। मतलब अपने कार्य कुशलता के जरिए उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में जो लगा हुआ श्रमिक है हमारा, ठीक है, ये सीधे सीधे उत्पादन में भाग नहीं ले रहा है, बल्कि कर क्या रहा है, तो अपने कार्य कुशलता के जरिए, ठीक है ना, जो उत्पादन का प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, या ये कह लीजिए कि भाई उत्पादन को बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक ट्रक ड्राइवर जो है आपका, वो करता क्या है, तो किसान जिस गेहूं को अपने खेत में उपजाया, उस गेहूं को वो फ्लोर मिल तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब अगर ट्रक ड्राइवर नहीं होता, ठीक है ना, तो जो गेहूं का जो फैक्ट्री है हमारा, उसके पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं पहुंच पाता, और जब पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना, तो भाई उसके यहाँ जो प्रोडक्शन है, उसके यहाँ जो उत्पादन है, ये उत्पादन कम हो जाता। ठीक है ना, तो भाई इसके पास एक कार्य कुशलता है, और इसी कार्य कुशलता के बल पर ये कर क्या रहा है, तो ये उत्पादन के प्रक्रिया में भाग ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेवा से जुड़ा हुआ जो भी है, ठीक है ना, तो सेवा क्षेत्र को आप लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे आपका जैसे संचार हो गया, तो संचार क्या है, परिवहन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो गतिविधि है हमारा, इसी गतिविधि को हम लोग क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है, और इस तरह की गतिविधि को हम लोग कहां शामिल करते हैं, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, एक नॉर्मल वे में अगर हम कहना चाहें, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है ना, भाई प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, तो कृषि वगैरह आता है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का हमको क्या करना है, सीधा उपयोग करना है। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो भाई उसका रूप में परिवर्तन करके हमको उसका इस्तेमाल करना है। तृतीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो सेवा से जुड़ा हुआ गतिविधि को हम लोग यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है ना, जब सेवा को हम तीसरा क्षेत्र में रखेंगे, ठीक है, उद्योग को हम दूसरा में रखेंगे, और कृषि वगैरह को हम पहला में रखेंगे, ठीक है, तो चतुर्थ क्षेत्र में हम किसको रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहां तक सेवा क्षेत्र का सवाल रह गया, ठीक है, तो सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जहां पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, दोनों चीज दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ सेवा को हम प्रत्यक्ष सेवा कह सकते हैं, और कुछ सेवा को हम लोग अप्रत्यक्ष सेवा कह सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी प्रत्यक्ष सेवा का बात हो गया, क्यों कुछ नहीं पढ़ाते रहिए। आवाज आता है, नहीं ठीक है। तो जहां पे भी प्रत्यक्ष सेवा का बात रह गया, तो प्रत्यक्ष सेवा जो होगा आपका, ठीक है, ये तृतीयक में रखिएगा। ठीक है ना, और जो अप्रत्यक्ष सेवा होगा आपका, उसको आप लोग चतुर्थक में रखिएगा। मतलब चतुर्थक में आपका कौन सा जाएगा, अप्रत्यक्ष सेवा। अब सबसे बड़ा चीज कि हम प्रत्यक्ष सेवा किसको कहेंगे, और हम लोग अप्रत्यक्ष सेवा किसको कहेंगे। तो प्रत्यक्ष सेवा कहने का मतलब ये होता है कि जिसके जरिए उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित हो जाए। मतलब एक ऐसा सेवा जिस सेवा के जरिए उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़े। ठीक है, और अप्रत्यक्ष सेवा कहने का मतलब क्या, कि उत्पादन पर सीधा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे आपका परिवहन हो गया, मान लेते हैं कि अगर परिवहन क्षेत्र आपका अगर कार्यशील नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि इससे क्या होगा, कि उत्पादन पर सीधा असर पड़ जाएगा। मतलब ये प्रत्यक्ष सेवा हो गया आपका, जो उत्पादन को सीधे सीधे प्रभावित कर दे रहा है। ठीक है, और जहां तक अप्रत्यक्ष सेवा का बात रह गया, तो अप्रत्यक्ष सेवा आपका ऐसा सेवा होता है,
ठीक है ना, जिसका उत्पादन पर सीधा असर नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन पर उसका असर जरूर पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका अनुसंधान हो गया, ठीक है, तो अनुसंधान में लगा हुआ जो लोग है ये करता क्या है, तो नवीन जो नया नया रिसर्च करता है और उस नए नए रिसर्च के जरिए उत्पादन के प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे हम शुरुआत में क्या कर रहे थे, हम पारंपरिक बीज का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे अगर हम कृषि का बात करें, ठीक है, तो कृषि में शुरुआत में क्या हो रहा था कि हम परंपरागत बीज का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस परंपरागत बीज के जरिए जो प्रोडक्शन था हमारा, ये प्रोडक्शन हमारा क्या था, कम था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई नया नया अनुसंधान हुआ, और नए नए अनुसंधान के जरिए अगर हम देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे H/V बीज, हाई यील्डिंग वेराइटी जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, भाई इस तरह का बीज का खोज किया गया, ठीक है, और इस तरह के बीज में जो उत्पादन है हमारा, ये उत्पादन हमारा बढ़ गया। जैसे अगर आप कृषि क्षेत्र में बात कीजिएगा, तो कृषि क्षेत्र में जो आपका जो हरित क्रांति आया, ठीक है ना, ये हरित क्रांति का सीधा सीधा संबंध किससे है, तो H/V से है, हाई यील्डिंग वैरायटी से है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अनुसंधान नहीं होता, ठीक है ना, तो हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं आता, मतलब ये उत्पादन पर प्रभाव डाल जरूर रहा है, लेकिन प्रभाव सीधे सीधे नहीं डाल रहा है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर भी तो उत्पादन में भाग ले रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई श्रमिक है हमारा, ठीक है ना, ये श्रमिक पहले जब स्वस्थ था तो क्या कर रहा था कि जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां पे किसी भी चीज के 50 यूनिट का निर्माण कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि जो श्रमिक था हमारा, ये श्रमिक हमारा, ठीक है ना, जब ये बीमार पड़ेगा, ठीक है, तो या तो ये उत्पादन में भाग लेगा ही नहीं, या फिर उत्पादन में इसका प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब जहां पे पहले स्वस्थ में ये 50 यूनिट बना रहा था, तो बीमार होने के बाद हो सकता है कि 20 यूनिट का निर्माण कर पाइए, मतलब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है इसका, ये अब कम हो चुका है, ठीक है ना। तो अब ये कहां जाएगा, स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर से इलाज करवाएगा, और डॉक्टर जब इसका इलाज करेगा तो ये फिर से पहले की तरह स्वस्थ होगा और फिर से 50 यूनिट का ये निर्माण कर पाएगा। अब यहाँ पे आप ये बता दीजिए कि अगर डॉक्टर नहीं होता, ठीक है ना, तो अगर डॉक्टर नहीं होता तो ये जो श्रमिक जो 50 यूनिट का निर्माण कर रहा था, ठीक है ना, ये नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये डॉक्टर के बल पे ही ना भाई 50 से घट के 20 हुआ, और 20 से फिर बढ़ के इसका 50 हो गया, ये किसके बल पे हुआ, डॉक्टर के बल पे, ठीक है। तो ये जो सेवा हुआ हमारा, ये अप्रत्यक्ष सेवा हुआ, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे जैसे आपका शिक्षण हो गया, आपका नेतागिरी हो गया, आपका पुलिस हो गया, आपका अनुसंधान हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो सेवा है आपका, इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष सेवा कहते हैं, और इसी को हम लोग कहां पे रखते हैं, चतुर्थक क्षेत्रक में रखते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक और आता है आपका पंचक क्षेत्रक। देखिए, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा चौथा सेवा, और अगर हम पचमा क्षेत्र का बात करें तो कहीं कहीं पे आपको पचमा क्षेत्र भी मिल जाएगा। और जहां तक पंचक क्षेत्र का सवाल रह गया, पांचवा क्षेत्र का सवाल रह गया, ठीक है ना, तो पांचवा क्षेत्र में वो चाहे सार्वजनिक कंपनी में हो, या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, या फिर निजी क्षेत्र में, तो शीर्ष पर जो बैठा हुआ जो श्रमिक है हमारा, जो शीर्ष पर बैठा हुआ जो लोग है हमारा, ठीक है ना, मतलब कंपनी या सरकार का जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, ठीक है ना, उसको शामिल करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पंचक क्षेत्र कहने का हमारा मतलब ये होता है, ठीक है, कि सार्वजनिक क्षेत्र या फिर निजी क्षेत्र, उसमें सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो अधिकारी है उसको हम लोग शामिल करते हैं। मतलब ये ऐसा अधिकारी है, ठीक है ना, जिसके निर्णय से ही उत्पादन पर प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है ना, तो अब उस कंपनी में किसी वस्तु का कितना यूनिट का निर्माण होगा, ठीक है ना, ये कौन तय करेगा, सीईओ तय करेगा। जो श्रमिक है, श्रमिक का काम क्या है, उस वस्तु को बनाना, उसको जितना ऑर्डर मिलेगा उस ऑर्डर के हिसाब से बनाना, ठीक है। लेकिन ये कितना यूनिट बनेगा ये कौन तय करेगा, ठीक है ना, तो कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। तो कंपनी जो पंचक क्षेत्रक है आपका, ये पंचक क्षेत्रक को हम लोग सर्वोच्च क्षेत्रक कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक या फिर निजी क्षेत्रक, इसमें जो शामिल जो सर्वोच्च अधिकारी होता है हमारा, जो ऊंचा ऊंचा जो अधिकारी होता है हमारा, उसको हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं, ठीक है। तो भाई पचमा क्षेत्रक में भाई उन श्रमिकों को शामिल करते हैं हम लोग जिन श्रमिकों के निर्णय से ही
उत्पादन के प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है ना। तो भाई यही इसी चीज को देखना था। तो अब यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और दूसरा चीज अर्थव्यवस्था की विशेषता। ठीक है ना, इसको आगे देखेंगे हम लोग। बंद कैसे होगा? आवाज इतना ज्यादा हो गया।